वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। IOCL टेक्निकल अटेंडेंट एग्जाम स्पेशल जो MCQ सीरीज में शुरू किया था, आज इसका तीसरा क्लास। आज का क्लास में टोटल 50 MCQ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक मैं डिस्कस करूंगा। स्पेशली फिटेड ट्रेड MCQ आज का क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं लगभग 50 से 100 क्वेश्चन डीजल मैकेनिक ट्रेड का MCQ में सॉल्व करूंगा। उसके बाद 5th वीडियो में इलेक्ट्रिकल ट्रेड का क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इस सीरीज को एग्जाम होने से पहले तक मैं जारी रखूंगा, आप लोग क्लास को फॉलो करते रहना। और आज का क्लास में भी मैं हर एक क्वेश्चन का साथ थोड़ा थोड़ा स्मॉल एक्सप्लेनेशन भी करते चलूंगा, तब क्वेश्चन का साथ साथ और भी पॉइंट्स आपको मिलते जाएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिना किसी लेट करते हुए आज का क्लास में शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 101, इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिलेक्शन ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लेम का चयन निर्भर करता है। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लेम का चयन, न्यूट्रल फ्लेम होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा या कार्बोडाइजिंग फ्लेम होगा। इसका सिलेक्शन किसका ऊपर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का हम लोग एक्चुअली वेल्डिंग करने जा रहे हैं उसका ऊपर। अगर हम लोग माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कॉपर या एल्यूमिनियम का वेल्डिंग करना है तो हमको न्यूट्रल फ्लेम यूज करना है। अगर ब्रास, ब्रोंज या जिंक का अगर बर्निंग को कंट्रोल करना है तो तब हमको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करना है। अगर आपको हार्ड फेसिंग करना है या लीड वेल्डिंग करना है स्टील पाइप का या फ्लेम क्लीनिंग करना है तो तब कार्बोडाइजिंग फ्लेम यूज होगा। तो देखो किस मटेरियल के लिए या किस मटेरियल का वेल्डिंग करने जा रहे हैं उसका ऊपर फ्लेम का सिलेक्शन डिपेंड करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेटल टू बी वेल्डेड मतलब वेल्ड की जाने वाली धातु के ऊपर या उसके ऊपर निर्भर करता है ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग का फ्लेम। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, इन गैस वेल्डिंग नोजल ऑफ द ब्लो पाइप इज। देखो गैस वेल्डिंग का जो ब्लो पाइप होता है उसका नोजल किस धातु से बने होते हैं, ये नोजल आपको पूछ रहा है। ये कॉपर से बने होते हैं क्योंकि कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एक्चुअली फ्लेम निकालते हैं, ब्लो पाइप से फ्लेम निकालते हैं। और फिलर मेटल को अगर फ्यूजन नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है तो फिलर मेटल को पिघलाते हैं, और अगर फ्यूजन वेल्डिंग आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट बेस मेटल को पिघलाते हैं। और फ्लेम कहां से निकालता है, ब्लो पाइप होकर निकालते हैं। समझ आ गया। और वेल्डिंग ब्लो पाइप में सिर्फ एक ही होल होता है, बट आप ऐसे भी बोल सकते हैं वेल्डिंग ब्लो पाइप में सिर्फ एक ही होल होता है, लेकिन काटिंग ब्लो पाइप में बीच में एक होल होता है और उसका आस चार पास में छोटा छोटा होल होता है। ठीक है, तो ये जो आस चार पास में जो छोटा छोटा होल है ये प्रीहीटिंग के लिए यूज होता है। अगर आपको किसी भी मेटल को काटना है उससे पहले आपको प्रीहीटिंग कर लेना पड़ेगा, तो प्रीहीटिंग के लिए इस होल का यूज होता है। इससे फ्लेम निकालते हैं, न्यूट्रल फ्लेम निकालते हैं। और जब प्रीहीट हो जाएगा उसके बाद कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जरूरत है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए ऑक्सीजन आपको प्योर सप्लाई देना पड़ेगा। सिर्फ कटिंग के लिए सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जरूरत होगा, मतलब इसमें से आपको प्योर ऑक्सीजन भेजना पड़ेगा, तो बीच वाला होल से प्योर ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। आपको पूछा जाता है कि वेल्डिंग ब्लो पाइप में कितना होल होता है, एक ही होल होता है सेंटर में, लेकिन कटिंग ब्लो पाइप के सेंटर में एक होल होता है और उसका सर्कमफरेंस में छोटा छोटा होल होता है। और छोटा छोटा जो सर्कमफरेंस में होल होता है वो हीटिंग पर्पस के लिए, और बीच में जो बड़ा होल होता है वो सिर्फ काटने का टाइम ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन को सप्लाई देने के लिए। इससे प्योर ऑक्सीजन सप्लाई होता है। काटिंग ब्लो पाइप में एक अलग से ऑक्सीजन कंट्रोल लीवर होता है, उससे हम लोग ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं। जब कटिंग करना होता है तो उस लीवर से हम लोग कंट्रोल करके जितना हमको भेजना है इस होल के थ्रू भेजते हैं। ओके, ये आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दहन की
समर्थक के रूप में जानी जाती है। देखो फायर ट्रायंगल आप जानते हैं, इसके लिए आपको फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो देखो आपके पास अगर फ्यूल जैसे पेट्रोल है, सोच लो ये पेट्रोल है आपका पास, हीट भी है, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होगा। अब जितना भी इधर हीट दे दीजिए या इधर से अब स्पार्क भी दे दीजिए और फ्यूल भी है, तभी आग नहीं लगेगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक, ऑक्सीजन रहेगा तभी आग लगेगा। तो ऑक्सीजन किसके लिए काम करता है? आग लगने का सपोर्टर के रूप में काम करता है। जैसे बोलते हैं ना, वो उसका सपोर्टर है, मतलब उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है। तो आग जलाने के लिए हमेशा इस सपोर्टर के रूप में काम करते हैं कौन? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, फ्लेम टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम इज। सेकेंड क्लास में मैं डिस्कशन किया था, ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का टेम्परेचर होता है 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 2700 से 2800 डिग्री। ये होता है ऑक्सी एलपीजी गैस फ्लेम, ये होता है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम और ये 1800 से 22 ये होता है ऑक्सी कोल गैस फ्लेम। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, valve socket of oxygen cylinder is provided with। ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व सॉकेट किसके साथ प्रदान किया जाता है? देखो जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर का बात होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का बात होने का टाइम हमेशा उसमें राइट हैंड थ्रेड यूज होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और जब भी एसिटिलीन सिलेंडर के बात हम लोग करेंगे तब लेफ्ट हैंड थ्रेड यूज होता है हमेशा। और एक ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर या ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन ब्लो पाइप के रबर होर्स पाइप की कुछ भी अगर आपको कलर पूछे जाए तो ऑक्सीजन जब भी बोलेगा तो उसमें आपको ब्लैक लिखना है। और जब भी आपको एसिटिलीन पूछा जाएगा, एसिटिलीन सिलेंडर से शुरू करके कुछ भी कलर पूछा जाएगा तो उसका कलर मैरून होगा, MAROON। इसमें देखिए बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व सॉकेट किसके साथ प्रदान किया जाता है? राइट हैंड थ्रेड के साथ प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, वाल्व सॉकेट ऑफ डिसॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ। तो एसिटिलीन को सिलेंडर के अंदर लिक्विड के रूप में डाला जाता है, एसीटोन के रूप में डाला जाता है। ओके, और एसिटिलीन सिलेंडर का वाल्व सॉकेट कैसा होता है? लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। एसिटिलीन जब भी बोलेगा तो लेफ्ट हैंड थ्रेड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड विथ। ऑक्सीजन सिलेंडर को किस कलर से पेंटिंग किया जाता है? ब्लैक कलर। ऑक्सीजन जब भी बात आएगा तो ब्लैक कलर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डिसॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर इज पेंटेड विथ। एसिटिलीन का नाम आया है मतलब इसका कलर हो जाएगा मैरून, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, हॉस पाइप फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर इज कलर्ड विथ। ऑक्सीजन सिलेंडर का होस पाइप का कलर पूछ रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर बोला है मतलब ब्लैक कलर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए फिर से देखिए, होस पाइप फॉर एसिटिलीन सिलेंडर इज कलर्ड विथ। एसिटिलीन सिलेंडर के होस पाइप का कलर कैसा होता है? एसिटिलीन नाम आया है मतलब मैरून कलर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी स्टूडेंट आईओसीएल टेक्निकल अटेंडेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका हाथ में ज्यादा टाइम नहीं है और मैं आप लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन वो काफी नहीं है। एक दिन में मैं 50 क्वेश्चन ही मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता हूं। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करना है तो टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, रजिस्टर करके लॉग इन कीजिए। उसमें 25 सेट मॉक टेस्ट अवेलेबल है टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए, और फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 सेट पेड मॉक टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आपको 2500 क्वेश्चन मिलेगा, एक सेट पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम पैटर्न में जैसा दिया है 75 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, टेक्निकल से रहेगा, और इसमें मिक्स टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन मैथ का और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा। उसी का हिसाब से मैं हर एक टेस्ट को क्रिएट किया हूं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, और मैं अपने 100% देके मैं टेस्ट सीरीज को तैयार किया हूं। काफी सारा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, अभी आप लोग को टाइम है
थ्योरी पढ़ना बंद करके सिर्फ डीजल मैकेनिक का 5 थ्योरी का वीडियो है, वो आप देख लीजिए, तो आपका डीजल मैकेनिक का एमसीक्यू रटने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब आप कवर कर पाएंगे। तो आपको 2500 एमसीक्यू मिलेगा, आप सोच के देखिए। आप प्रैक्टिस ज्यादा करके जाएंगे तभी तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूं। और आप अपने टेस्ट देने के बाद लेवल को भी पता कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम प्लस माइनस 5 का ही डिफरेंस होगा। अगर आपको टेस्ट में 75 मिलता है तो +5, अगर आपको 80 -5 70, मतलब एग्जाम में आपको 70 से 80 के बीच में मार्क्स मिलेगा। इस हिसाब से मैं टेस्ट सीरीज को बनाया हूं। टेस्ट सीरीज का फीचर्स बहुत अच्छा है, हर एक क्वेश्चन का साथ डिटेल आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग है, आपको ऐसा फीचर्स मिलेगा। क्वेश्चन जैसे करेंगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको कभी भी आंसर करना है आप आंसर कर सकते। सबमिट करने के बाद कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए वो क्वेश्चन आपको अलग से दिखाएगा, कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं वो आपको दिखाएगा, कौन सा क्वेश्चन आप गलत किए वो आपको दिखाएगा। उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, परसेंटाइल चेक कर सकते हैं, रैंक चेक कर सकते हैं, और भी काफी सारा चीज, कितने टाइम में आप टेस्ट को कंप्लीट किया, सभी फीचर्स आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एटलीस्ट खुद को प्रिपेयर कीजिए, टेस्ट देके आपको तो एटलीस्ट पता लगेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, टेस्ट देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका हाथ में ज्यादा टाइम नहीं, 2500 क्वेश्चन आपको दिन रात जाग के भी आपको कंप्लीट करके एटलीस्ट जाना है। उसका साथ आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2500 क्वेश्चन तो पहले आप पढ़ के जाइए। और आईओसीएल स्पेशल एमसीक्यू, आईओसीएल रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको टेस्ट सीरीज के साथ मिल जाएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूं, जो प्रोवाइड करने का बात नहीं था, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी होगा तो वो भी पीडीएफ में टेस्ट सीरीज के साथ ऐड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 111, कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज। ऑक्सीजन सिलेंडर के क्षमता कितना होता है, कैपेसिटी कितना होता है, 7 मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो सिलेंडर होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, वो आपका हो जाएगा 7 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। और डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर की कैपेसिटी कितना होता है, 6 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना एग्जाम में जो भी मैं आपको बताया हूं, आज का क्लास का भी 12 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाने का चांस है। फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने अभी आपको बताया फायर ट्रायंगल किससे बनता है, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। तो फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फायर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस। फायर को हम लोग 5 क्लास में डिवाइड करते हैं, मैंने आपको पहला क्लास में बताया हूं। Which one of the following classes is related to ordinary combustion such as wood, paper, cloth, rubber and some plastic? तो देखो सॉलिड मटेरियल जैसे वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, सम प्लास्टिक से जब भी आग लगती है तो किस क्लास ऑफ फायर में आता है, तो क्लास ए फायर में आता है। और क्लास ए फायर को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है, वाटर एक्सटिंग्विशर, अदरवाइज सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज होता है। अगर बोलता है कि क्लास बी फायर को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होगा, फोम एक्सटिंग्विशर। अगर बोलते हैं क्लास सी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है, तो ये आपको बोला ड्राई पाउडर। अगर आपको क्लास डी इलेक्ट्रिकल फायर के लिए पूछेगा तो उधर आपका सीटीसी हो सकता है। इसके बाद आपका होता है जैसे हेलोन होता है, हेलोन एक्सटिंग्विशर, अदरवाइज CO2 एक्सटिंग्विशर। इतने सारा चीज आप याद रखिए। ओके, ये सब फायर एक्सटिंग्विशर का नाम मैं बताया हूं। 115 नंबर क्वेश्चन, द कटिंग एंगल फॉर चिजल फॉर चिपिंग ऑफ माइल्ड स्टील इज। देखिए इसमें आपको क्या बोला है, मृदु इस्पात की छीलने के लिए छेनी का काटने का कर्ण कितना होता है। सबसे पहले देखिए जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है माइल्ड स्टील, उससे पहले होता है डेड माइल्ड स्टील, फिर होता है मीडियम कार्बन स्टील, फिर होता है हाई कार्बन स्टील। तो
आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कितना परसेंटेज कार्बन होता है इन सब स्टील में। इसका कार्बन परसेंटेज होता है 0.05 से 0.15 परसेंटेज तक, इसमें होता है 0.15 से 0.3 परसेंटेज तक, इसमें होता है 0.3 से 0.75 परसेंटेज तक, और इसमें होता है 0.75 से 1.5 परसेंटेज तक। ये आप सबसे पहले याद रखिए। ओके, तो जब माइल्ड स्टील का चिपिंग करना पड़ेगा, चिपिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं? जब हम लोग हैमर एंड चीजेल से काटिंग ऑपरेशन करते हैं उसे चिपिंग कहते हैं। ओके, चीजेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चीजेल किस धातु से बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील से बने होते हैं। अब देखिए, जब माइल्ड स्टील वर्कपीस को चीजेल और हैमर से कटिंग करना होगा तो पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए? चीजेल के लिए 55 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अगर हाई कार्बन स्टील होता है तो उसके लिए चिपिंग करते टाइम चीजेल का पॉइंट एंगल 65 डिग्री होना चाहिए। कास्ट आयरन के लिए चीजेल का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद ब्रास, इसके लिए 50 डिग्री होना चाहिए। कॉपर, इसके लिए 45 डिग्री होना चाहिए। और एल्यूमिनियम, इसके लिए चीजेल का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। इतने सारा आप याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने का चांस है। ओके, oil groups are to be cut in a brass half bearing. Which of the following chisel is suitable? देखिए, चीजेल 5 टाइप्स होता है। एक फ्लैट चीजेल, सेकेंड क्रॉस कट चीजेल, थर्ड हाफ राउंड नोज चीजेल, चौथा वेब चीजेल और फिफ्थ डायमंड पॉइंट चीजेल। फ्लैट चीजेल यूज किया जाता है किसी फ्लैट सरफेस से जब आपको एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आपको चिपिंग करके निकालने के लिए। क्रॉस कट चीजेल को केप चीजेल कहते हैं, जब आपको किसी भी रेक्टेंगुलर स्लॉट, रेक्टेंगुलर ग्रूव आपको काटना है तो क्रॉस कट चीजेल यानी कि केप चीजेल यूज होता है। वेब चीजेल का कब यूज किया जाता है? जब आप लोग चेन ड्रिलिंग करते हैं उसके बाद आपका वर्कपीस से चेन ड्रिलिंग किया हुआ मटेरियल्स को निकालने के लिए वेब चीजेल यूज होता है। हाफ राउंड नोज चीजेल कहाँ पे यूज होता है? ऑयल ग्रुप में यूज होता है, जहां पे हाफ राउंड सेफ है उसी जगह में, या हाफ राउंड शेप का जब आपको ऑयल ग्रुप बनाना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं ब्रास हाफ बियरिंग, हाफ मतलब ऐसे आधा, तो ऑयल ग्रुप या ब्रास हाफ बियरिंग में हाफ राउंड नोज चीजेल यूज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड पॉइंट चीजेल कब यूज होगा? जब देखिए आपका वर्कपीस ऐसा है और इधर अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसके कारण ये बिल्कुल स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा के टोटल इसका एंगल को 90 डिग्री बना देता है, मतलब स्क्वायरिंग द कॉर्नर ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस के कॉर्नर को स्क्वायर बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजेल यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। What chisel is used for separating metal after chain drilling as shown in the figure? देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि चेन ड्रिलिंग करने के बाद एक्स्ट्रा मेटल को वर्कपीस से सेपरेट करने के लिए कौन सा चीजेल यूज होगा? वेब चीजेल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118। लिक्विड कार्बोनाइजिंग इज डन इन ए हीटेड सॉल्ट बाथ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोनाइजिंग सॉल्ट? देखिए, एक होता है आपका डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट या डायरेक्ट हार्डनिंग और दूसरा होता है सरफेस हार्डनिंग। कुछ वर्कपीस होता है जिसमें कार्बन परसेंटेज अगर कम होता है, कार्बन परसेंटेज अगर कम होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट हार्डन नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसका हार्डनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते, उसका सिर्फ सरफेस को ही हार्ड हम लोग बना सकते। तो सिर्फ वर्कपीस का सरफेस को हार्ड बनाने के लिए हम लोग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। सरफेस हार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरफेस में आपको कार्बन ऐड करना पड़ेगा। तो कार्बन अगर ऐड करते तो सरफेस आपका हार्ड होगा। तो ये जो कार्बन ऐड करने का जो प्रोसीजर होता है, ये आप इसी को कहते हैं कार्बोडाइजिंग।
ओके, तो देखो कार्बोनाइजिंग करने का 3 प्रोसीजर होता है। एक होता है सॉलिड कार्बोनाइजिंग, सेकंड होता है लिक्विड कार्बोनाइजिंग, थर्ड होता है गैस कार्बोनाइजिंग। तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग में हम लोग वर्कपीस को सॉल्ट बाथ में डालते हैं, ठीक है। सॉल्ट बाथ में जब भी डालते हैं और उसके पूरा 4-5 जो साइड में और उसका थोड़ा कोर पोर्शन तक, थोड़ा अंदर पोर्शन तक भी सॉल्ट अंदर जाता है और उसको उसमें क्या होता है, कार्बन ऐड हो जाता है, जिसके कारण हम उसके आउटर सरफेस हार्ड हो जाता है। तो ये जो सॉल्ट बाथ में वापस को डाल के कार्बोनाइजिंग करने का प्रोसीजर है, इसे लिक्विड कार्बोनाइजिंग कहते हैं। तो उसमें कौन सा सॉल्टिंग बाथ यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट यूज होता है, सोडियम साइनाइड सॉल्ट यूज होता है, बेरियम क्लोराइड सॉल्ट यूज होता है, लेकिन सोडियम सल्फेट सॉल्ट कभी भी यूज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसा सॉल्ट कभी नहीं यूज होता सोडियम सल्फेट। 119 नंबर क्वेश्चन, सेफेज फाइल इज यूज्ड टू सेफेज फाइल, इसे हम लोग हैंड फाइल भी कहते हैं। कब यूज करते हैं, तो जनरल पर्पस के लिए फ्लैट फाइल यूज करते हैं, और जब एडजेसेंट साइड में आपको फाइल करना पड़ेगा तो सेफेज फाइल यूज होगा। तो देखिए, प्रोटेक्ट द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड को बचाने के लिए, बचा के फाइलिंग करने के लिए सेफेज फाइल यूज होता है। तो इसका पर्पस जब आएगा तभी हमको हेड फाइल या सेफेज फाइल यूज करना है, कि जब आपको देखना है कि आप देख रहे हैं इसका एडजेसेंट साइड को बचा के फाइलिंग करना है, तो तब उसी टाइम आपको हेड फाइल या सेफेज फाइल यूज करना है, अदरवाइज फ्लैट फाइल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 120, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्रेड ऑफ फाइल। फाइल का ग्रेड 5 टाइप्स होता है, रफ कट, बास्टर्ड कट, सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। तो इसमें से देखिए कौन सा ग्रेड ऑफ फाइल नहीं होता, बास्टर्ड होता है, सेकेंड कट होता है, स्मूथ होता है, राफ होता है, डेड स्मूथ होता है, लेकिन फास्ट कट बोल के कोई भी फाइल का ग्रेड नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी फाइल्ड बाय रफ कट फाइल। कट का हिसाब से 4 टाइप्स ऑफ फाइल होता है, सिंगल कट, डबल कट, रफ कट और कर्व कट। इसके बारे में डिस्कशन किया था, मैंने बोला था रफ कट फाइल से हम लोग सॉफ्ट मटेरियल जैसा वुड, लेदर, प्लास्टिक, इन सब का फाइलिंग कर सकते हैं। तो रफ कट फाइल से हम लोग वुड, लेदर अगर ऑप्शन में है तो राइट आंसर हो जाएगा, तो वुड ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, व्हिच फाइल rectangular in cross section, tapered in thickness but parallel in width is termed as। मतलब बोले वो कौन सा फाइल जो जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है, विद बराबर पूरा पैरेलल होता है, मतलब लंबाई में पूरा पैरेलल होता है, लेकिन थिकनेस में टेपर्ड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बोला था फ्लैट फाइल एंड हैंड फाइल दोनों का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है, तो इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। और मैंने ये आपको बताया था हैंड फाइल लेंथ बराबर पूरा पैरेलल है, लेंथ बराबर क्या होगा, पूरा पैरेलल होता है, पूरा पैरेलल होता है। लेकिन फ्लैट फाइल में क्या होता है, लेंथ बराबर 2/3 पैरेलल होता है और 1/3 टेपर्ड होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंड फाइल, जिसे हम लोग सेल्फ एज फाइल बोलते हैं, और इसका जो थिकनेस होता है ना, मोटाई में एक टेपर्ड होता है। ये चीज आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद मतलब देखो ये आपका विद बराबर बोला है पैरेलल इन विद, पैरेलल है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, और थिकनेस में मोटाई में टेपर्ड है, तो हैंड फाइल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इन ए सिंगल कट फाइल द टीथ आर कट एट एन एंगल ऑफ। देखिए सिंगल कट फाइल में सिंगल रो ऑफ टीथ होता है जो फाइल के एक्सिस का साथ 60 डिग्री एंगल में कटे होते हैं, और डबल कट फाइल में 2 रो ऑफ टीथ होता है, मतलब एक जगह नहीं, सबसे पहले ऐसे टीथ होता है,
ठीक है। और ऐसा होता है फिट टीथ, मतलब जो पहले जो रो का टीथ पहले कटे होते हैं उसे ओवर कट कहते हैं। मैंने आपको बोला 70 डिग्री इसका एंगल होता है फाइल के एक्सिस का साथ। और ये देखो सब अपर साइड में जो सेकेंड रो ऑफ टीथ है इसे आप कट कहते हैं, जिसका एंगल होता है 51 डिग्री। बट सिंगल कट फाइल में वन रो ऑफ टीथ होता है जो फाइल का एक्सिस का साथ 60 डिग्री एंगल में कोण बने होते हैं। इन ए डबल कट फाइल फर्स्ट रो ऑफ टीथ कॉल्ड ओवरकट। मैंने आपको अभी बताया हूं कि डबल कट फाइल में फर्स्ट रो ऑफ टीथ को ओवरकट कहते हैं। आर कट एट एन एंगल ऑफ, कितने डिग्री एंगल पर कटे होते हैं ये सब टीथ, तो 70 डिग्री एंगल पर ओवरकट टीथ कटे होते हैं और आपका टीथ 51 डिग्री एंगल पर कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, देखो द लिप क्लियरेंस एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस शुड बी। जनरल पर्पस के लिए लिप क्लियरेंस एंगल ड्रिल का होता है 8 से 12 डिग्री, लेकिन इसका रेंज होता है 8 से 15 डिग्री। पर जनरल पर्पस इसमें मेंशन किया है तो 8 से 12 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, व्हिच गेज इज यूज्ड टू बी सिलेक्टेड फॉर चेकिंग द कॉर्नर रेडियस ऑफ द जॉब। इसमें क्या बोल रहा है, सोचिए कोई भी आपका वर्कपीस है, कॉर्नर में एक रेडियस है या ऐसा रेडियस है, तो वर्कपीस का रेडियस, इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस को मापने के लिए कौन सा गेज यूज होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियस गेज। रेडियस गेज किससे बने होते हैं, हाई क्वालिटी स्टील शीट से बने होते हैं। ओके, इतना आप याद रखिए। और फिलर गेज से हम लोग क्या करते हैं, दो मिलने वाला पार्ट है उसके बीच का गैप को हम लोग चेक करते हैं। तो फिलर गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। ओके, समझ आया है ना। और प्लग गेज से हम लोग क्या करते हैं, प्लग गेज से कोई भी वर्कपीस के इंटरनल डाया को हम लोग चेक करते हैं, कोई भी वर्कपीस के इंटरनल डायमीटर को हम लोग चेक करते हैं प्लग गेज से। और गेज, ये प्लग गेज जनरली किस मेटेरियल से बने होते हैं, मैं प्लग गेज का जनरली बात कर रहा हूं। प्लग गेज एलॉय स्टील से बने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप क्वेश्चन बढ़ने का साथ साथ नया नया क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा। एक होता है जिग और दूसरा होता है फिक्सर। फिक्सर एक ऐसा डिवाइस है जो किसके लिए यूज होता है, तो सबसे पहले सुन लीजिए, जिग एक ऐसा डिवाइस होता है जो वर्कपीस को क्लैंप करता है, मतलब आप बोल सकते हो होल्ड करता है, लोकेट करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। वर्कपीस को क्लैंप करता है, लोकेट करता है और कटिंग टूल, मतलब कटिंग टूल अगर जो ड्रिल है उसको गाइड भी करता है। ओके, जिग का काम होता है। फिक्सर का काम जिग का तरह सेम होता है, सिर्फ टूल को गाइड नहीं करते हैं, बाकी सब काम सेम है। मतलब वर्कपीस को क्लैंप करते हैं, लोकेट भी करते हैं, वर्कपीस को सपोर्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वर्कपीस के लिए करते हैं, लेकिन टूल को गाइड नहीं करते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल्ड द जॉब, जॉब को पकड़ते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी। हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड, स्क्रू कटिंग मूवमेंट इन ए लेथ इज कंट्रोल्ड बाय। इसमें देखो बोला है हॉरिजॉन्टल फीड, हॉरिजॉन्टल मतलब ये सोचो लेथ है तो हॉरिजॉन्टल फीड ऐसे होगा, क्रॉस फीड ऐसे होगा। फिर स्क्रू कटिंग के लिए मूवमेंट लेथ का कहां से प्रदान किया जाता है, तो लेथ का कैरेज से प्रदान किया जाता है, कैरेज। और कैरेज दो पार्ट से बने होते हैं, एक होता है एप्रॉन और दूसरा होता है सैडल। तो एप्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। एप्रॉन से हम लोग फीड, हॉरिजॉन्टल फीड को कंट्रोल करते हैं, क्रॉस फीड को कंट्रोल करते हैं और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। ओके, और देखिए स्क्रू कटिंग के लिए लीड स्क्रू यूज होता है जिसमें एक्मी थ्रेड यूज होता है। लीड स्क्रू पर एक्मी थ्रेड कटे होते हैं जिसका एंगल होता है 29 डिग्री, सब आप नोट कर लीजिए।
और हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड। ओके, तो देखो इसमें एक फीड शेफ्ट भी होता है। फीड शेफ्ट का क्या काम होता है कि ऑटोमेटिक फीड प्रदान करना। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फीड शेफ्ट किस लिए यूज होता है? ऑटोमेटिक फीड देने के लिए। ओके, तो लेद में जब ऑटोमेटिक फीड आपको एंगेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फीड शेफ्ट को एंगेज करना पड़ेगा। 130 नंबर क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ स्लीप गेजेस शुड बी। स्लीप गेज को जॉनसन गेज या गेज ब्लॉक कहते हैं, जो बने होते हैं हाई ग्रेड या हाई क्वालिटी स्टील से। ओके, हाई क्वालिटी स्टील ब्लॉक है, लो थर्मल एक्सपेंशन का है और इसमें लैपिंग किया हुआ रहता है। और इसका हार्डनेस कितना होता है? हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल में इसका होता है 63, 63, बट ऑप्शन में 64 है, मतलब उसका नजदीक आपका 63 होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे फाइल का हार्डनेस होता है 60 HRC, फाइल का हार्डनेस होता है 60 HRC, ये आप याद रखिए। Which grade of file remove small quantities of material and to give good finish? इसमें बोल रहा है किस ग्रेड की फाइल कम मात्रा में सामग्री हटाता है और अच्छी फिनिश देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रफ फाइल, स्मूथ फाइल, बस्टर्ड फाइल या सेकेंड कट फाइल। तो देखो इसमें बोला बहुत कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव करता है और गुड फिनिश, स्मूथ फाइल से गुड फिनिश होगा। और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जब बोलेगा या हाई जैसे डिग्री मिनट ऑफ एक्यूरेसी जब आपको बोलेगा, मतलब बहुत अच्छा फिनिश है, तब डेड स्मूथ फाइल आप बोल सकते हैं। ऑप्शन में नहीं है तो नहीं होगा। बियरिंग्स आर जनरली मेड ऑफ, बियरिंग जनरली गन मेटल से बने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल पर्पज में बियरिंग को बनाने के लिए गन मेटल यूज किया जाता है। और बियरिंग में होता क्या है ये आप नोट कर लीजिए। कॉपर होता है 86%, इसका बाद टीन होता है 9.5%, लेड होता है 2.5% और जिंक होता है 2%। कॉपर 86, टीन 9.5%, लेड 2.5% और जिंक 2%। गन मेटल इससे बने होते हैं। ओके, तो जब आप बियरिंग बनाते, हेवी बियरिंग बनाते, इससे क्या होता है ये हाई स्पीड के साथ हेवी लोड को एक कैरी कर सकते हैं। हाई स्पीड के साथ हेवी लोड को एक कैरी कर सकते हैं। ओके, इतना ही आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, द वाइस क्लैम्प्स आर यूज्ड टू। वाइस क्लैम्प्स को हम लोग सॉफ्ट जॉ भी कहते हैं। सॉफ्ट जॉज ये कहां पर यूज होता है? बेंच वाइस में यूज होता है। बेंच वाइस का जो फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ होते हैं वो बहुत हार्ड जॉ होते हैं और उससे अगर हम लोग फिनिश जॉब को होल्ड करते हैं तो फिनिश जॉब के सरफेस में स्क्रैच मार्क्स या फिनिश जॉब डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए बेंच वाइस का जो भी हार्ड जो है उसके ऊपर सॉफ्ट जॉ, जिसे हम लोग वाइस क्लैप कहते हैं, वो हम लोग लगा देते हैं। इससे क्या होता है फिनिश जॉब को अच्छा से पकड़ता है और फिनिश जॉब के ऊपर कोई भी स्क्रैच मार्क्स छोड़ता नहीं है, फिनिश जॉब को डैमेज भी नहीं करता है। और ये सॉफ्ट जॉ या वाइस क्लैप किससे बने होते हैं? एल्यूमिनियम। सॉफ्ट मटेरियल से भी बना होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम से बने होते हैं। तो किस लिए यूज किया जाता है? तो प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस, फिनिश्ड जॉब का फिनिश सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 134, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज यूज्ड टू स्टॉप द फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड परमिट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? देखो एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा वाल्व होता है, मैं नॉर्मली एक बार आपको बताता हूं। एक ऐसा वाल्व होता है, वो ऐसा जनरली रहता है। तो जब सोचो इधर से पानी आता है, इधर से पानी आता है, इसको धक्का मारता है, इसको धक्का मारता है, इस भाग को जब भी धक्का मारता है तो भाग हट के क्या होता है इधर आ जाता है और इधर से पानी सब घुस जाता है। इन करने दिया, उसको प्रोग्रेस करने दिया, एंट्री दिया, लेकिन जब वो एग्जिट करने जाते हैं, निकलने जाते हैं, तो ये जो भी पानी आ गया वो अगर जब निकलने जाएगा तो ये क्या होता है,
ये वाल्व आके इधर आके फिर बैठ जाएगा। तो इधर क्या होगा, ये वाल्व और उधर नहीं जाएगा, उस तरफ नहीं जाता है, एकदम सीधा आके खड़ा हो जाता है। तो इधर एंट्री जो भी हो गया है वो अगर निकालना चाहते हैं तो ये वाल्व इधर से हट के इधर बंद हो जाता है। मतलब सिर्फ आता है, आने के लिए परमिशन देता है, पर जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आ रहा है लेकिन वो वापस नहीं जा रहा है, इसीलिए इसे नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि परमिट फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आने देता है लेकिन फ्लो को यूज टू स्टॉप द फ्लो इन वन डायरेक्शन, बट उसको एक डायरेक्शन में निकालने नहीं देता, स्टॉप कर देते हैं। मतलब एक बार आने देता है लेकिन उसको और जाने नहीं देता है, वो वाल्व बंद हो जाता है, इसीलिए इसे नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। जेनी कैलिपर इज यूज टू फाइंड द, जेनी कैलिपर किस लिए यूज किया जाता है, जैसे हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ऑडले कैलिपर हम लोग कहते हैं। तो देखो इसको यूज करते हैं किसी भी राउंड जॉब का सेंटर पॉइंट को निकालने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ राउंड बर्ड। ओके, जब भी किसी भी राउंड शेफ्ट है उसका सेंटर पॉइंट अगर आपको निकालना है तो वर्नियर हाइट का जिससे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसके मदद से जेनी कैलिपर से भी आप इसके सेंटर पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल्ड होल टू एक्यूरेट साइजेस यूजिंग ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल मतलब जो कटिंग टूल काटते समय एक से अधिक कटिंग से कटिंग करते हैं। ये आपका वर्कपीस है, इसमें पहले से ड्रिल करके होल बनाया हुआ है और इसका होल के साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है और बड़ा करके उसको फिनिश करना है। और इसके लिए कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होगा, इसके लिए रिमड यूज होगा और इस ऑपरेशन को डिमिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो रिमड से सिर्फ फिनिशिंग ही नहीं होता, उससे थोड़ा बहुत मटेरियल भी काटते हैं और काटने का बाद फिनिशिंग अच्छा करते हैं। इन ए मार्किंग मीडिया कॉपर सल्फेट नीड्स टू बी हैंडल्ड केयरफुली बिकॉज, देखो कॉपर सल्फेट CuSO4 मार्किंग मीडिया, किसी भी आपका वर्कपीस दिया है और उसमें पंच करने से पहले हम लोग मार्किंग मीडिया अप्लाई करते हैं वर्कपीस के सरफेस में। जैसे हम लोग का पास होता है व्हाइट वॉश होता है, प्रूसियम ग्लो होता है, कॉपर सल्फेट होता है, सेलुलोज लेकर होता है। और इसमें से जब हम लोग कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया यूज करते हैं, इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए क्योंकि कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाया जाता है और इस सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड HNO3 भी ऐड किया जाता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है। मतलब देखो कॉपर सल्फेट के साथ पानी ऐड किया जाता है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है जो बहुत ज्यादा जहरीला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। इसीलिए इसको अप्लाई करने के बाद जब तक ये कंप्लीटली सूखते नहीं है, जब तक ड्राई नहीं होता कंप्लीटली, उसको यूज नहीं करना है। और यूज करना भी है तो उसको बहुत केयरफुली यूज करना, क्योंकि बहुत ज्यादा जहरीला होता है। ओके, और ये देखो क्या होता है, ये एक बार जब चिपक जाता है, सूख जाता है, तो बहुत अच्छा से जॉब सरफेस का ऊपर स्टिक हो जाता है। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया वर्क सरफेस या जॉब सरफेस के ऊपर अच्छा से स्टिक होता है, तो आपको बोलना है कॉपर सल्फेट। ओके, और कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया कहां पे यूज करते हैं, फाइल्ड और मशीन्ड फिनिश्ड सरफेस में यूज किया जाता है। फाइलिंग करके आप किसी भी सरफेस को फिनिश किया है या मशीन फिनिश कोई भी सरफेस है तो वहां पर ऐसा मार्किंग मीडिया यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, व्हिच टाइप ऑफ चीजेल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज, ग्रुप्स एंड स्लॉट। मैंने आपको बोला कि कीवे, रेक्टेंगुलर कीवे, ग्रुप, स्लॉट कटने के लिए केप चीजेल यूज होता है जिसे क्रॉस कट चीजेल कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द नंबर ऑफ जॉज इन सेल्फ सेंटर्ड चक। सेल्फ सेंटर्ड चक को हम लोग 3 जॉज चक कहते हैं, इसी को सेंटरिंग चक कहते हैं, सेंटरिंग चक कहते हैं, इसी को यूनिवर्सल चक कहते हैं। और इसमें देखिए 3 जॉज होता है, मेंशन किया है, तो 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका एक जॉज कितने डिग्री एंगल में रहता है,
एक के साथ है 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल के साथ रहते हैं। और जब भी हम लोग चक्की से घुमाते हैं तो तीनों जो एक साथ मूव होता है। ओके, और 3 जो चक से किसी राउंड वर्कपीस या रेगुलर वर्कपीस को पकड़ना बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 140, द डायमीटर ऑफ द स्क्रू एट द क्रेस्ट इज कॉल्ड एज। देखो अब थ्रेड का बात आ है। जैसे पिछला क्लास में मैं गियर के बारे में डिस्कशन किया था, जो गियर के एकदम टॉप सर्किल होता है उसे एडेनम सर्किल कहते हैं, बॉटम सर्किल को डिडेनम सर्किल कहते हैं। तो स्क्रू थ्रेड में क्या होता है आप देखिए, इसमें देखो इस टॉप पोर्शन को कहते हैं क्रेस्ट और इस बॉटम पोर्शन को कहते हैं रूट। ठीक है, तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डायमीटर होता है इसे मेजर डायमीटर कहते हैं, मेजर डायमीटर। इधर रूट टू रूट इसको माइनर डाया कहते हैं। और देखो क्रेस्ट और रूट के बीच अगर हम लोग एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करते हैं, इधर भी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये जो सर्किल होता है इसे कहते हैं पिच सर्किल, सॉरी पिच डायमीटर या इसे इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं। पिच डाया या इफेक्टिव डाया स्क्रू थ्रेड का मेजरमेंट करने के लिए मैंने आपको बोला स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर यूज होता है, जिसका एनविल और स्पिंडल के फेस में भी शेप होता है। ओके, तो इसमें बोला द डायमीटर ऑफ द स्क्रू एट द क्रेस्ट टू क्रेस्ट डायमीटर को मेजर डायमीटर कहते हैं। तो देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी, ए रूट डायमीटर दिया, एक गलत दिया है, ये आपका मेजर डायमीटर हो जाएगा। ओके, अगर रूट टू रूट बोले तो माइनर डायमीटर हो जाएगा। इफेक्टिव डायमीटर मैंने आपको बोला जो इमेजिनरी एक सर्किल होता है। ओके, इमेजिनरी लाइन बराबर जो डायमीटर होता है उसे इफेक्टिव डाय या पिच डाय कहते हैं। व्हिच क्विंचिंग मीडियम प्रोवाइड्स फास्टर कूलिंग। तो कौन सा क्विंचिंग मीडियम फास्टर कूलिंग करता है? ब्राइन सॉल्यूशन, जिसमें लिक्विड एनसीएल रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, ये सबसे जल्दी ठंडा करता है। उसके बाद ऑयल, उसके बाद वाटर और लास्ट में होता है एयर। तो सबसे स्लोएस्ट ठंडा कौन करते हैं? एयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 142, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। इसमें बोला है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के अंतर को क्या हम लोग कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस 2 टाइप होता है, एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और सेकेंड होता है बाइलैटरल टॉलरेंस। ध्यान से देखिए, टॉलरेंस 2 टाइप होता है। अगर ऐसा रहता है प्लस 0.02 माइनस 0. सॉरी, इसमें भी आपका प्लस 0.01, मतलब अगर साइन आपका एक ही होता है, मतलब वो क्या है? वो एक ही तरफ है, तो ये आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस हो जाएगा। बाइलैटरल टॉलरेंस, जैसे बाई कलर शार्ट बोलते हैं ना, बाई कलर अब घर में कलर करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। तो इसमें अगर ऐसे प्लस 0.02 होता है तो उसमें माइनस 0.04 अलग हो जाएगा। मतलब अब देखो, जो आपका बेसिक साइज होता है या जीरो लाइन होता है, जीरो लाइन इससे आप कहते हैं, ठीक है। प्लस प्लस होगा तो पूरा ऊपर रहेगा, ये आपका पूरा ऊपर रहेगा। इसमें केवल प्लस माइनस, मतलब जीरो लाइन के ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, तो ये आपका बाइलैटरल टॉलरेंस हो गया। आप ऐसे भी बोल सकते हो माइनस 0.02 माइनस 0.01। देखो दोनों तो माइनस है, मतलब ये आपका नीचे रहेगा, और ये भी माइनस है, मतलब ये आपका नीचे रहेगा। मतलब एक ही तरफ हो रहा है। देखो जीरो लाइन का अगर एक ही तरफ होता है तो उसे यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं, और अगर जीरो लाइन का इस पर उस पर होता है, दोनों तरफ होता है, ये अगर ऐसा ग्राफ हो जाता है आपका माइनस 0.01 और प्लस 0.2, तो देखो माइनस मतलब नीचे होगा, प्लस माइनस, प्लस मतलब जीरो लाइन का ऊपर होगा, मतलब ये आपका बाइलैटरल टॉलरेंस है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 20
प्लस 0.0 और प्लस 0.03। ये कैसा टॉलरेंस हो जाएगा? ये आपका देखिए प्लस 0 बोला है, प्लस 0 मतलब आप सोचिए कि इधर ही है और प्लस 0.03 मतलब ऊपर है, तो देखिए एक ही तरफ हो रहा है। ओके, तो ये आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ आ गया है। और लिमिट टॉलरेंस निकालने का फॉर्मूला मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट आगे जाके न्यूमेरिकल में आप लोग के लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक्स डील्स विद द सिस्टम ऑपरेटेड विथ। वायवीय विज्ञान का अध्ययन संचालित प्रणाली से संबंधित है। तो न्यूमेटिक्स का स्टडी किससे संबंधित है? तो न्यूमेटिक्स एआर से संबंधित है। क्योंकि न्यूमेटिक्स में एआर का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि एआर हर जगह में मिलता है। एआर जो मिलता है वो आपका नॉन पोल्यूटेंट एयर होना चाहिए। ओके, और जो आपका एयर है वो एक्सप्लोसिव फ्री एयर होना चाहिए। ओके, इसीलिए न्यूमेटिक सिस्टम में एयर का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन पोल्यूटेंट और एक्सप्लोसिव फ्री होना चाहिए वैसा एयर। क्वेश्चन नंबर 144, फॉर कटिंग थिन ट्यूबिंग द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सो ब्लेड इज। देखिए इसमें नोट कर लीजिए, जब थिन ट्यूबिंग बोलेगा और हार्ड जॉब बोलेगा, इसके लिए हेक्सो का पिच होता है 0.8 मिलीमीटर। ओके, और जब आपको बोलेगा सॉलिड ब्रास और सॉफ्ट जॉब अगर बोलता है, इनमें से इन दोनों में से कोई अगर एक बोलता है तो उसके लिए हेक्सो ब्लेड का पिच हो जाएगा 1.8 मिलीमीटर। जब आपको बोलेगा सॉलिड ब्रास के लिए हेक्सो ब्लेड का सुटेबल पिच क्या होगा? 1.8 मिलीमीटर। अगर ऐसा बोला कि सॉफ्ट जॉब है तो उसको काटने के लिए सुटेबल हेक्सो ब्लेड का पिच क्या होगा? तो 1.8 मिलीमीटर होगा। अगर ऐसा बोला जाएगा कि हार्ड जॉब है और उसको काटने के लिए हेक्सो ब्लेड का सुटेबल पिच क्या होना चाहिए? 0.8 मिलीमीटर होना चाहिए। ओके, तो इसमें थिन ट्यूबिंग बोला है तो 0.8 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, इफ ए नॉट टर्न्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ स्क्रू ऑन बोल्ट देन द थ्रेड आर कॉल्ड एज। देखो नट और बोल्ट है, नट को अगर क्लॉकवाइज घुमाने पर वो फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है, या टाइट होता है, मतलब वो आपका राइट हैंड थ्रेड है। क्लॉकवाइज घुमाने पर अगर वो एडवांस होता है, आगे बढ़ता है, तो राइट हैंड थ्रेड है। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर अगर वो आगे बढ़ता है तो वो हो जाता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 146, चूज द बेस्ट डिवाइस टू होल्ड एंड लोकेट अराउंड वर्क फॉर ड्रिलिंग। देखो ड्रिलिंग करते टाइम अगर आपके पास एक राउंड बार है, राउंड बार में अगर आपको ड्रिलिंग करना है, ऐसा अगर राउंड बार है और इस पे आपको ड्रिल चलाना है, तो राउंड बार को कहीं ना कहीं तो आपको जाके रखना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट डिवाइस क्या होता है? वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का जो वी ग्लूव होता है ना, उसमें आप राउंड से जॉब को रखिए और फिर आप यू क्लैंप से क्लैंप कर दीजिए। उसके बाद जहां पे ड्रिलिंग करना आप ड्रिलिंग कर लीजिए। तो वी ब्लॉक का साथ यू क्लैंप यूज होता है। यू 147 नंबर क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट द वर्कपीस फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ रेंजेस आइडेंटिफाई द आइटम। देखिए आपका फिनिश्ड वर्कपीस है, तो उसमें अगर आपको टाइट करना है, सोचो ऐसा कोई दो पाइप है, ठीक है, जो फिनिश पाइप है, और इसमें इंटरनल थ्रेड है, इसमें एक्सटर्नल थ्रेड है। तो दोनों पाइप को जब असेंबल करना है तो रेंज से पकड़ के तो आपको घुमाना पड़ेगा। तो ऐसा रेंज यूज करो ताकि इससे सरफेस आपका डैमेज ना हो जाए, सरफेस बिल्कुल ठीक रहे। इसीलिए बोला है कि बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए बार बार रेंज यूज करने का कारण। तो वो कौन सा रेंज हो जाएगा? स्ट्रैप रेंज हो जाएगा। स्ट्रैप रेंज से क्या होगा? वो एक स्ट्रैप टाइप होता है, स्ट्रैप मतलब बेल्ट टाइप होता है, ठीक है, तो वो भी आपका लोहे का ही होता है। तो उससे क्या होगा? ये वापस को पूरा अच्छा से पकड़ लेगा। बाकी स्टील सेल रेंज में क्या होता है? चेन रेंज में क्या होता है? उसमें चेन से वापस को ऐसे पकड़ते हैं ना,
तो वो वर्कपीस सरफेस डैमेज होता है, फिनिश सरफेस डैमेज हो जाता है। बट स्ट्रैप रेंज बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करने पर भी वर्कपीस के सरफेस, पाइप के सरफेस डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, मार्किंग मीडिया इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन मशीन सरफेस। मशीन की हुई सरफेस को जब आपको मार्किंग मीडिया यूज करना है तो कौन सा मार्किंग मीडिया यूज करते हैं और उसको सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रूसियन ब्लू। ठीक है, मैंने आपको बोला कि कॉपर सल्फेट जहरीला होता है, इसको सूखने का बाद आपको यूज करना होता है, और जब सूख जाता है तो एकदम अच्छा से चिपक जाता है, जॉब सरफेस के ऊपर अच्छा से चिपक जाता है। स्टिक्स टू द जॉब सरफेस वेल, मतलब बहुत अच्छा से जॉब सरफेस में वो चिपक जाता है। ये चीज आपको याद रखना। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा मार्किंग मीडिया फाइल या मशीन सरफेस पर अप्लाई किया जाता है लेकिन उसको सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो ये आपका प्रूसियन ब्लू राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सूखने का बाद बहुत क्लियर लाइन देता है, बहुत क्लियर लाइन। अब जब भी आप स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं ना तो तब बहुत क्लियर लाइन देता है, तभी ये आपका प्रूसियन ब्लू राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें से सबसे सस्ता और डिफरेंट कलर में कौन सा मार्किंग मीडिया मिलता है? सेलुलोज लैक्रा मिलता है, सबसे ज्यादा कॉमर्शियली अवेलेबल, सस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 149, द मेजरिंग फेसेस ऑफ स्लिप गेजेस आर फिनिश्ड बाय। तो देखो बोला स्लिप गेजेस का मेजरिंग फेसेस, जिस फेस से एक्चुअली मेजरिंग होता है तो वो कैसे फिनिश किया जाता है? हॉर्निंग, लैपिंग, रिमिंग, ड्रिलिंग। मैं आपको बोला लैपिंग से फिनिश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इन ए होल बेसिस सिस्टम द लोअर डिविएशन फॉर द होल एज इज। देखिए होल बेसिस सिस्टम, एक होता है होल बेसिस सिस्टम और एक होता है शेफ्ट बेसिस सिस्टम। सॉरी वीडियो बंद हो गया था। देखो ये आपका एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें आपका होल है या कैविटी है, जिसमें कैविटी या होल होता है वो फीमेल पार्ट होता है और ये मेल पार्ट है। जब भी आपको फिटिंग जॉब करना है तो जो होल है, जिसमें होल है मतलब फीमेल पार्ट को पहले आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, होल बेसिस सिस्टम में होता क्या है? इसमें होल है, मतलब होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज को हम लोग सबसे पहले बना के, परफेक्ट बना के होल का साइज को हम लोग कांस्टेंट कर लेते हैं। मतलब होल का साइज सोचो 20 मिलीमीटर है, तो 20 मिलीमीटर परफेक्ट बना के उसको हम लोग कांस्टेंट कर लेते हैं कि इसको हम लोग और कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब इसको फिट करना, मेल पार्ट को फिट करना है, तो होल के साइज के मुताबिक शेफ्ट के साइज को हम लोग या मेल पार्ट के साइज को हम लोग कम ज्यादा करते रहेंगे, वेरी करते रहेंगे। इसे कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि होल का साइज को कांस्टेंट रख के अगर शेफ्ट का साइज को हम लोग वेरी करते, कम ज्यादा करते, उसे होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। और शेफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है? शेफ्ट के साइज को सबसे पहले बना के परफेक्ट बना के कांस्टेंट कर लीजिए, उसके बाद शेफ्ट का साइज के अनुसार अगर होल के साइज को कम ज्यादा करते हैं तो उसी को शेफ्ट बेसिस सिस्टम कहते हैं। दोनों में से होल बेसिस सिस्टम सबसे ज्यादा यूजफुल है और इसको फॉलो करना सबसे अच्छा होता है। ओके, ये आपको समझ आ गया है होल बेसिस सिस्टम और शेफ्ट बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम में बोला है, देखो ये आपका जीरो लाइन होता है, तो इसका जो कैपिटल एच होता है, जब भी जो भी कैपिटल लेटर होता है सब जीरो लाइन के ऊपर होता है, स्मॉल लेटर क्या जीरो लाइन के नीचे होता है। तो कैपिटल एच वो क्या होगा? वो उसके वैल्यू होता है जीरो, मतलब वो जीरो लाइन का बराबर हो जाएगा। तो कैपिटल एच का वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ आ गया। ये आपको याद रखना है कि होल बेसिस सिस्टम में लोअर डिविएशन फॉर होल एज इज जीरो। और ऐसे आपको अगर शेफ्ट बेसिस सिस्टम में पूछा जाता है, शेफ्ट बेसिस सिस्टम द अपर डिविएशन, देखो होल बेसिस सिस्टम में इधर आपका ए बी सी डी ऐसे करते रहता है और एच सबसे नीचे रहता है। एच जीरो लाइन का सब मैच होता है, इसीलिए जीरो लाइन का वैल्यू जीरो, तो एच का वैल्यू भी जीरो हो जाता है। और शेफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है? शेफ्ट बेसिस सिस्टम में जो स्मॉल एच होता है वो सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद एच के बाद देखो जी एच ऐसे होता है, जी ई एफ है ऐसा होता है।
ठीक है, नीचे डी ई, मैं आपको जस्ट नॉर्मल ही बोल रहा हूँ, सी बी ए, मतलब शेफ्ट बेसिस सिस्टम में स्मॉल लेटर यूज होता है और स्मॉल एच सबसे ऊपर रहता है और वो जीरो लाइन का साथ मैच होता है। तो तब आपको ऐसा पूछा जाएगा, शेफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डिविएशन फॉर द शेफ्ट स्मॉल एच इज, तो तब ये भी जीरो लाइन के साथ मैच हो, मतलब स्मॉल एच का भी वैल्यू तब 0 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, तो होल बेसिस सिस्टम में लोअर डिवीजन की वैल्यू 0 और अपर शेफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डिवीजन का वैल्यू हो जाता है 0। इतना आपको समझ आ गया। तो इसी का साथ साथ देखो टोटल 150 तक एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। देखिए इधर तो मैं एमसीक्यू सॉल्व मैं कर रहा हूं, आपको और भी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मैं एक दिन में एक ही क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको तो बाकी टाइम में एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपका पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू दिन रात मेहनत कीजिए। अब सिर्फ खाना खाइए और नहा के और 4-5 घंटा नींद छोड़ के बाकी टाइम आप पढ़ाई कीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप 25 सेट जो आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंस स्पेशल मॉक टेस्ट है उसका सब्सक्रिप्शन लेके आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। उससे आप लोगों को काफी सारा क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन देखने को मिलेगा। और फ्री वीकली टेस्ट उसमें भी अवेलेबल है। आप फ्री वीकली टेस्ट सेक्शन पर जाइएगा तो उसमें आपको 2 टेस्ट मिलेगा और एक टेस्ट में अपलोड करूंगा, और उससे आपको पता चलेगा आपका एग्जाम प्रिपरेशन कैसा है। क्योंकि इस जैसे आप टेस्ट सीरीज में मार्क्स लाएंगे वैसे आपको +-5 मैक्सिमम हो सकता है। अगर आप एग्जाम में टेस्ट सीरीज में आपको 75 मार्क्स मिला है, मतलब +-5, मतलब 70 से आपका 80 का बीच में आपको एग्जाम में भी मार्क्स मिलेगा, तो आपको प्रिपरेशन पता चलेगा। और आईसीएल एग्जाम में मिनिमम 70 से 75 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत खड़ा हो पाएंगे। क्योंकि सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया है जो पहले से टेस्ट सीरीज लेके रखा है। तो अभी भी आपका टाइम नहीं, ऐसे कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिएगा। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतरते हैं तो आप ही हीरो हैं, आपसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, आपसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है या ज्ञानी नहीं है। मैं तो यही सोचता हूं कि किसी को देख के डरना नहीं है। मैं एग्जाम हॉल में जाता था, बहुत बड़ा हमसे भी बहुत सीनियर व्यक्ति को देखा हूं, लेकिन डरना नहीं है। वो भी वो अपने जैसा एग्जाम देने के लिए, वो भी उसके हिसाब से मैं भी हीरो, मैं भी पढ़ के आया हूं तो मैं किसी को केयर नहीं करता, डोंट केयर। तो इस हिसाब से जब चलना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपना प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कीजिए और एग्जाम देने में भी आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा कि इतना तो मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।